चलो, लोकतंत्र और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण है। लोकतंत्र को तो व्यक्ति नागरिकों को समानता को बढ़ाता है, समान अवसर मिलते हैं सबको, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, व्यक्ति का खुद का लेवल बढ़ता है। इससे फैसलों में बेहतरी आती है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही बातचीत करके सहमति से देश को चला रहे होते हैं। इससे फैसलों में टकराव और टालने संभालने का तरीका देता है, टकरावों को टालने और संभालने का। दो दो चीजों में, दो वर्गों में टकराव ना हो, वो चाहे धर्म बेस पर हो, जाति बेस पर हो, किसी भी, उनको संभालने का तरीका देता है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, गलतियां सुधारी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि लेवल इतना स्ट्रांग है। देखो, लोकसभा अगर गलती से जल्दी जल्दी में कोई बिल पास कर दे तो राज्यसभा उस पर रुक जाएगी। अगर राज्यसभा भी गलती कर दे तो राष्ट्रपति के पास फिर से गए, राष्ट्रपति भी एक बॉडी है, तो वो उस पर हम गलती निकाल सकता है ना। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उसको सुधारा नहीं जा सकता। अगर राष्ट्रपति ने भी पारित कर दिया कोई कानून गलत है, तो वो भी अगर इतनी प्रोसेस के बाद भी अगर गलत हो जाता है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है फिर से संसद द्वारा। तो उसमें सुधारे जाने का मौका रहता है। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र ने सोच लिया अगर ऐसा होना है तो फिर राजा को हटाने के लिए प्रोसेस कितनी कठिन होती होगी। क्या ये उम्मीद है लोकतांत्रिक शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को पूरा पूरा होती है? अपने आसपास से लोगों से बातचीत करेंगे तो पाएंगे अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। हाँ देखो, एक बात सही है। अगर ये कार्टून देखो, कार्टून क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे बैठे हैं टू गेट सेपरेट स्टेट, पत्थर मार रहे हैं एक अलग राज्य के लिए। टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, स्टूडेंट डिमांड्स टू सेटल द लैंग्वेज इशू, टू गेट मोर डीए। डीए मतलब डियरेंस अलाउंस, मतलब डियरेंस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको। हर सरकारी कर्मचारी को मिलता है। इतने सारे जो है वो बैठे लोग लोकतंत्र पे हैं, लेकिन इतने सारे मुद्दे उठा रहे हैं। मतलब क्या? ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको थोड़ा सा समझोगे तो पाओगे। आप में से अगर इतने सारे लोगों में से, इतने सारे आपके आसपास भी आप लोगों से पूछोगे आपको क्या पसंद है, लोकतंत्र या राजतंत्र? देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए या राजतंत्र होना चाहिए? अगर कोई समझदार व्यक्ति है और जानता है राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, अगर जानता है, तो वो मेरे ख्याल से 99.9% लोग बोलेंगे कि लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, मोनार्की नहीं होना चाहिए। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो कैसा भी हो। और वो जो है, जो राजा ने बोल दिया वही सही है, उसको राजतंत्र बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता आप में से भी कोई राजतंत्र को पसंद करेगा अपने देश में, लोकतंत्र को ही पसंद करेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट बोलती है, आप हो सकता है आप में से सब लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नहीं पसंद करेंगे बिल्कुल। आप लोगों को बोलते हुए सुनोगे, क्या सरकार है यार, सरकार को करना चाहिए ये काम। तो सरकार गरीबी नहीं हटा पा रही, बताओ। सरकार ने ये बिल ला के रखा है, परेशान, पेट्रोल के दाम कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार, बताओ। हमारी भाषा को पीछे कर रही है जबकि जो है साउथ इंडियन बोलते हैं कि बताओ हिंदी थोप रहे हैं हम पर। कैसी सरकार है? हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से खुश नहीं होते हैं, हमें लोकतंत्र चाहिए लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से खुश नहीं होते हैं। वही बोल रही है बुक, ये सेकंड वाले पॉइंट पे, ये जो लिखा हुआ सेकंड पैराग्राफ में, है ना। लोकतंत्र सबको चाहिए लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छा नहीं मानते। अच्छा माना जाता है पर व्यवहार में इसे अच्छा नहीं माना जाता। मतलब है वो अच्छी व्यवस्था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल में दिक्कत जाती है उन सभी में। इन दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है? नैतिक कारण और युक्तिपरक कारण याद आ रहा होगा ना, पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से एक्चुअली में जो थे। आज दुनिया के 100 देश किसी ना किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इन औपचारिक संविधान इनका अपना औपचारिक संविधान है। इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। आज दुनिया के 100 देश, किसी ना किसी 100 से ज्यादा है यार। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकसभा के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, आप कोई बच्चों का दिमाग चल रहा होगा, 100 से ज्यादा है तो कितने हैं बताओ, कितने देखो देशों में लोकतंत्र है दुनिया भर में। भाई साहब, बुक का मैटर समझो। बुक कुछ और समझाना चाहती है आपको, बुक बताना चाह रही है कि लोकतंत्र धीरे धीरे पूरी दुनिया में होता जा रहा है और आप उसी पर अटके हुए हो। इसको बोलते हैं तर्क पर अटक जाना। तर्क पर अटक गए तो बाकी पूरी चीज नहीं समझ पाओगे, सब चीजें नहीं देख पाओगे, है ना। इससे इसके उदाहरण से समझो, हिंदुइज्म ये सिखाता है
तर्क पर नहीं फटकना है, भटकना है, बड़ी पिक्चर को देखना है। बड़ी पिक्चर क्या दिखाना चाहती है। एक कहानी सुनो, छोटी सी कहानी है। एक बार जो है वो क्या बोलते हैं, एक गरीब जो है वो, तब मैं भाव समझना कहानी का। विष्णु जी के पास नारद जी पहुंचते हैं। तो विष्णु जी से पूछते हैं सबसे बड़ा भक्त कौन है आपका। तो विष्णु जी बोलते हैं पृथ्वी पर रहने वाले एक भिखारी को बोल देते हैं, जो कि जो है वो बहुत खाना पीना बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर पाता है, गंदगी से रहता है, ज्यादा नहीं कर पाता, लेकिन शाम की पूजा करना नहीं भूलता। शाम की पूजा लगातार करता रहता है। तो विष्णु जी बोलते हैं कि ये मेरा परम भक्त है। बोलते हैं यार, नारद जी बोलते हैं मैं दिन भर तुम्हारा नाम लेता रहता हूँ, इतनी ज्यादा उपासना करता हूँ, उसके बाद भी मेरे को नहीं बोलते, तो मैं कैसे नहीं हूँ भक्त आपका सबसे बड़ा, ये कैसे भक्त हो सकता है। तो उनकी बोले चलो ठीक है, एक काम करो तुम, मैं जो काम दे रहा हूँ वो करो, और उसके बाद तुम मुझसे मिलना, मैं फिर तुमको बता दूंगा कि एक एक काम करो जो बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने नारद जी को बोलते पानी की, हो सकता है आप लोगों ने सुनी होगी इसको, अलग तरीके से सुना होगा कहीं। नारद जी को एक कलश दिया या मटकी थी पानी से भरी हुई, जो जिसमें पानी लबालब भरा हुआ था, बिल्कुल पानी ऊपर तक भरा हुआ था। और नारद जी ने बोला इसको सर पे रखो और पृथ्वी के जो है वो परिक्रमा करो, 7 परिक्रमा करके आओ। उसके बाद जो है अगर इसमें से एक बूंद भी पानी गिरा तो फिर मैं मान लूंगा कि आप मेरे भक्त नहीं हो, है ना। तो नारद जी बोलते चलो ठीक है, परीक्षा ले रहे हो ले लो, हम जो है करेंगे। उन्होंने मटकी रखी और 7 चक्कर कंप्लीट करके बड़ी मुश्किल से आ गए, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। नारद जी आते हैं और बोलते हैं मैंने कर लिया, मतलब मैं सबसे बड़ा भक्त हो गया आपका। अब नारद जी से बोलते हैं आप ये बताओ मुझे कि आपने 7 चक्कर करे परिक्रमा के, आपने क्या क्या देखा। तो नारद जी बोलते हैं मैंने कुछ देखा ही नहीं, मेरा तो ध्यान पूरा मटकी पर था, मटकी में से एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, मैंने सोचा था, आपने बोला था ना एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, मुझे नहीं मालूम रास्ते में मुझे क्या क्या दिखा। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, पहाड़ नदी वगैरह दिखे होंगे, लेकिन मेरा ज्यादातर ध्यान तो इसी मटकी पर था, मेरा पानी ना झलक जाए उसी पे था। तो बोले बस यही चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप जो है पूरा ध्यान उसी पे रह गए, आप जो रास्ते की सुंदरता था वो देख ही नहीं पाए। उस गरीब को देखो, वो जो है इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहा है, बहुत सारी तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं उसको, खाने को खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं है अच्छे पहनने के लिए, दिन दुनिया जो है उसको परेशान कर रही है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छा इसमें एक और बात थी, उन्होंने बोले 7 7 चक्कर लगाया, उस दौरान कभी मेरा नाम लिया तुमने उसमें। तो बोले मेरा ध्यान तो उसी में था, नाम कहाँ से लेता, ना मैंने दिन दुनिया देखी ना आपका नाम देखा उसमें, मेरा तो बोले मटकी पे ध्यान था। बोले देखो वो बंदा जो है वो इतने दिनों से लगा हुआ, इतनी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन मेरा नाम लेना नहीं भूलता, है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए समझाना चाह रहा था, मैं भूल गया किस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था। कहानी जो थी वो ये थी कि किस लॉजिक से बोला था, क्या देख रहे थे, तर्क पर ध्यान मत दो, फैक्ट पर ध्यान मत दो। भाई साहब मैंने शायद दूसरी कहानी सुना दी गलती से। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हिंदुइज्म सिखाता है कि फैक्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बड़ी पिक्चर पे ध्यान देना चाहिए। हाँ सही बोल रहा है, मैंने शायद दूसरी कहानी सुना दी गलती से, मेरे को वाली कहानी इधर उधर हो गई। ठीक है चलो ठीक है, वो भी सीखने वाली बात थी, वो बात सिखाना थी, कभी ना कभी तो सिखाना थी, अभी निकल गई, ठीक है अभी हो गई तो अभी हो गई। यहाँ पर जो है बात ये आ रही थी कि कुछ ही पर्टिकुलर बांध पे उसमें मत पड़ जाया करो। इसको इस तरह से समझ सकते हो, रामायण रामचरितमानस या रामायण पढ़ोगे आप, तो एक रामायण में आपको पता चले, रामायण पढ़ोगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, तो वहां पर लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं आता है कि लक्ष्मण रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने माता सीता को बांधने के लिए, वाल्मीकि रामायण में नहीं आएगा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, सीता जी जो है उसको क्रॉस करके गई थी। अलग अलग रामायण में अलग अलग फैक्ट मिलेंगे, किसी में भगवान रोते हुए दिखेंगे आपको, किसी में जो है वो रोते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन हिंदुइज्म बोलता है ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे तर्क हैं, अगर आप इसमें फंसे रहोगे तो रामायण का मूल भाव जो है वो भूल जाओगे, कि इतनी गलत गलत इतनी विपरीत परिस्थितियों में एक आदर्श मनुष्य कैसा होता है, रामायण वो सिखा रही होती है। एक आदर्श मनुष्य किस प्रकार से लाइफ को जी रहा होता है, किस प्रकार से सभी का ध्यान रख रहा होता है, किस प्रकार से एक राजा राजधर्म निभा रहा होता है और अपनी प्रजा का ध्यान रख रहा होता है, वो रामचरितमानस से सीखने के लिए, वो बहुत आसानी से सीख सकते हो आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप फैक्ट में फंस जाओगे, बोलेंगे अरे हाँ तुमको क्या मालूम है, हमको मालूम है राम जो है लक्ष्मण जी ने रेखा खींची नहीं थी, सूखना की नाक काटी नहीं थी उनने बाण से, उससे इसमें अगर फंस जाओगे तो रामायण का मूल भाव नहीं समझ पाओगे आप।
वही बात यहाँ पर भी हो जाती है। अगर फैक्ट में उलझ जाओगे आप, तो बड़ी पिक्चर जो सिखाना चाह रही है पुस्तक वो नहीं सीख पाओगे, है ना। तो थोड़ी बड़ी पिक्चर देखना सीखो। इनका औपचारिक वो वाली कहानी जबरन में सुना दी मैं। उसका कोई लेना देना ही नहीं था फैक्ट और तर्क से, लेकिन ठीक है, फिर भी कभी ना कभी तो सुनते ही, वो अभी सुन ली। इस औपचारिक संविधान के यहाँ, इनके यहाँ चुनाव होने और राजनीतिक दल भी हैं, हाँ, इन सारे देशों में। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में हैं, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग है। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह उसी तरह दिखे, ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था करेंगी ही? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं, क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं? तो कई बार ऐसा होता है जिसमें हमको संदेह होता है। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले ये माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है, सबसे पहले जिम्मेदारी होती है ना। नहीं तो नॉर्मली हम क्या, 26 जनवरी, 15 अगस्त को मस्त प्राउड से तिरंगा लहराते हैं, और उसके बाद पेपर में एक दिन खबर आ जाती है कि जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं या सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो हम सरकार को गाली देने लगते हैं, दोष देने लगते हैं। हालांकि कई हद तक सरकार का दोष है उसमें, लेकिन हम लोकतंत्र को दोष नहीं दे सकते उसके लिए कि लोकतंत्र जिम्मेदार है, लोकतंत्र के कारण से आया, देश ही बेकार है। ऐसी भाव भाव जब आते हैं, क्या हमें तो पूछ ही नहीं है यहाँ पर, देश में अलग, गलत देश में पैदा हो गया, जब ये वाले भाव आने लगते हैं तो आप लोकतंत्र से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं। लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है, उसकी अपनी कमियां हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस है। यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए उन सभी चीजों की जांच करें जिनमें उम्मीद हर लोकतंत्र की व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालें। उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। कुछ ऐसी चीजें देखें एक बार पहले डायग्राम। सरकार की नजर, गवर्नमेंट, आपके बारे में सरकार इतना जानती है, आप सरकार के बारे में बस इतना जान पाते हैं। अच्छा, टेलीस्कोप देखा है सभी ने? टेलीस्कोप में अगर एक साइड से देखें तो बहुत चांद तक देख सकते हो आप, बहुत दूर का दिख जाता है, बहुत क्लियर क्लियर दिख जाता है। लेकिन उल्टी साइड से देखोगे अगर आप, तो बहुत छोटा दिखता है ना। अगर आप चश्मे पहनते हो तो चश्मे में ऐसा दिख जाएगा, चश्मे से इस साइड से देखोगे तो आपको बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इस साइड से देखोगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें दिखेंगी, है ना। तो आपके बारे में सरकार बहुत कुछ जानती है, इतना जानती है, लेकिन आप सरकार के बारे में केवल इतना जान पाते हो, ये लिखा हुआ है ना। कुछ ऐसी चीज है जिन्हें लोकतंत्र में पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बने और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमें हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ने वाला सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह तो सही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं करना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतंत्र सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? आइए फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है, लेकिन इससे पूरा प्रक्रिया को मानना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं रहता। तो सरकार अगर जल्दी में डिसीजन लेती, उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार ने डिसीजन ले लिया कि यहाँ पर भोपाल में जो है वो बुलेट ट्रेन चलाना है, भोपाल से इंदौर बुलेट ट्रेन चलाना है, और बुलेट ट्रेन चलाने के लिए यहाँ से वहां तक चलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और जब पता चला कि बुलेट ट्रेन को चलाने की लागत इतनी है कि भोपाल से इंदौर का जो किराया है वो लगभग लगभग 10,000 के करीब आ रहा है एक सीट पर,
कौन जाना पसंद करेगा? बस से 500 रुपये में जा सकते हो आप, एसी बस से। ट्रेन में आप जो सिंपल 2 सीटर सेकंड सीटिंग होती है, उसमें आप केवल 100 रुपये में जा सकते हो इंदौर। 8,000 रुपये, 10,000 रुपये कौन खर्च करेगा? सरकार ने वो डिसीजन जल्दी में लिया था, जिसके कारण से वेस्ट हो गया वो डिसीजन। उसी डिसीजन को अगर लंबे तौर पर लिया जाता तो चांसेस थे कि उसका विरोध होता, सरकार को अपनी गलती पता चलती, सही तरीके से होता उसका विरोध, और वो चीज रुक जाती, सरकार का पैसा बच जाता, या बोले आम लोगों का पैसा बच जाता, टाइम बच जाता, रिसोर्सेज बच जाते, है ना। तो वो चीज होती है, लोकतंत्र में पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। देर लगता है, लेकिन फालतू के जल्दबाजी में फैसले, गलत फैसले नहीं हो पाते। अब दूसरे पहलू पर नजर डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह ना सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शी क्या चीज होती है? आर पार देख सकना। तो हमें भी अधिकार है, सरकार किस तरह से डिसीजन ले रही है, सरकार कौन सा डिसीजन ले रही है। तो लोकसभा राज्यसभा में सब काम आपके सामने हो रहा होता है। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं, तो ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने की कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं, तो आपको इन संस्था और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, लगातार चुनाव होते रहते, कोई गलत करेगा तो चुनाव में हार जाएगा। प्रमुख नीति और कानून, नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। आप देखोगे न्यूज पे लगातार सरकार के कामों की चर्चा होती रहती है। कभी प्रधानमंत्री के हमले, मतलब उनकी सुरक्षा में चूक हुई, तो उस पर डिस्कशन हो रहा है। ट्रिपल तलाक आया तो उस पर डिस्कशन हो रहा है। राम मंदिर पे डिसीजन आया तो उस पर डिस्कशन हो रहा है। लगातार बहसें चलती रहती हैं, टीवी पे लगातार बहस चलती है, हर रोज चलती है। कई लोग तो गाली गलौज करके लड़ भिड़ बैठते हैं न्यूज चैनल पे, है ना। तो वो जरूरी है, अच्छा है, सार्वजनिक चर्चा होना जरूरी है। नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलता है, आरटीआई के तहत हम जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामलों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसको सबको अवसर मिले तथा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इसकी तुलना हम जब गैर लोकतांत्रिक शासन करते तो इन क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन ठीक ही रहता है। मान लिया चलो ठीक है, कुछ मामलों में बेकार है, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो उनसे तो अच्छे ही है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतें और मांगों का ध्यान रखने वाली हों, और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। क्या पे एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकार उम्मीद करना वाली है, लोगों की जरूरत और मांगों का ध्यान रखने वाली है, और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे तो नहीं दे पाती है। इस पे भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती है, और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि अगर गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने का कोई आधार नहीं है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें भी भ्रष्ट हैं, उनके यहाँ तो और ज्यादा भ्रष्टाचार है, क्योंकि एक एक बंदे की बात चल रही होती है। बहरहाल, एक मामले में लोकतांत्रिक शासन में निश्चित रूप से अनुशासन को बेहतर है, यह है वैध शासन व्यवस्था। यहाँ कानूनी रूप से अधिकारी तय किए जाते हैं, कानूनी रूप से सब काम चल रहा होता है। कम कार्यकुशल हो सकती है, पर इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लोगों की जरूरतें कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासकों वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वह यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का ही परिणाम है, और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो सीधी सी बात, दोनों बातें बोली हुई हैं कि लोकतंत्र में हाँ कमियां हैं, लेकिन अच्छाइयां ज्यादा है, वो लिखा हुआ है। पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता दी जाती है। पाकिस्तान में तानाशाही को वरीयता दी जाती है, बाकी सभी जगह पर लोकतंत्र। दक्षिण एशिया की बात है, अपने देश के लोकतंत्र का उपयोगिता बहुत कम लोगों को संदेह। बहुत उपयुक्त है वो रेड है, और उपयुक्त है वो ज्यादातर लोग मानते हैं। जैसे पाकिस्तान में 84% जो है, क्या आंकड़े हैं ये,
भारत को देखें, भारत में मानते हैं 92% उपयोगी है। 92% लोगों ने वोटिंग में बांट लिया होगा। कैसे दिखा रहे हैं आंकड़े? 92% लोग उपयोगी मानते होंगे इसको, मेरे ख्याल से तो ये होगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे है आंकड़े, इस टेबल को पढ़ें कैसे। 88 टोटल हैं, 88 में से इतने परसेंट लोग जो है मानते हैं कि उपयुक्त है, कितने, इतने। और इतने बोलते हैं कि बहुत उपयुक्त है, बहुत ज्यादा उपयुक्त है। मतलब ये तो है कि सब मानते हैं कि उपयुक्त है, लेकिन कई लोग जो है वो बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं लोकतंत्र में, इतने। भारत में थोड़े से कम है। उपयुक्त तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट वाले हैं, डार्क वाले। चलो बढ़िया, लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन। बहुत उपयुक्त, उपयुक्त और बहुत उपयुक्त और उपयुक्त। जो सरकारों के प्रति सहमत है उन लोगों की वोटिंग संख्या है, तो भारत में भी ये परसेंट अच्छा खासा है। ज्यादातर लोग अपनी सरकार से सहमत हैं। चलो बढ़िया है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। 12th क्लास एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, कल फिर मिलेंगे। आई होप कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया, बाय।